नेहा सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट गेने द्वारा दर्शाए अधिगम प्रकारों में कौन सा नहीं है? नकारात्मक अधिगम, संकेत अधिगम, उद्दीपन अधिगम या श्रृंखला अधिगम। विच आर नॉट द टाइप ऑफ लर्निंग डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट गेगने? नेगेटिव लर्निंग, सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस लर्निंग या फिर चेनिंग लर्निंग। रॉबर्ट गेने ने जो अधिगम के प्रकार बताए हैं उनमें हमें बताना है कि कौन से नहीं है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। रॉबर्ट गेने ने 8 प्रकार बताए हैं अधिगम के कंडीशन ऑफ लर्निंग में। उनका कहना था कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है और उन 8 प्रकारों में से यहाँ ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो क्या नहीं होगा राइट? नकारात्मक अधिगम जो होगा वो राइट आंसर हमारा नहीं होगा। रॉबर्ट गेने ने जो बताए हैं 8 प्रकार, ये इमेज में आपको दिखाई दे रहे होंगे। संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शब्द सहचर्य अधिगम, विभेद अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। ये 8 प्रकार उन्होंने बताए हैं अधिगम से संबंधित, और राइट ऑप्शन हमारा है नकारात्मक अधिगम। ये उनके द्वारा नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष व असंतोष का नियम कहा जाता है? विच लॉ ऑफ थॉर्नडाइक इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन एंड अनसेटिस्फैक्शन? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। थॉर्नडाइक जी ने नियम बताए हैं, उन नियमों में से इसको संतोष व असंतोष का नियम कहा है ये हमें बताना है। 3 नियम है उनके मुख्य, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या था उनका कहना था, हम जिस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं, जिसका परिणाम हमारे लिए लाभप्रद होता है, जिससे हमें संतोष मिलता है, उस काम को हम करना चाहते हैं। और जिस काम से हमें संतोष नहीं मिलता उस काम को हम नहीं करते हैं। थॉर्नडाइक जी ने कहा था जिस काम से संतोष मिलता है उससे उद्दीपन अनुक्रिया का जो संबंध होता है वो दृढ़ होता है, और जिस कार्य को करने से संतोष मिलता है उसमें उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध कमजोर होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच संबंध दृढ़ होता है जिस काम को करने से हमें संतोष मिलता है। एग्जाम्पल से अगर देखें, किसी को भूख लगी है, भूख लगी, उसने खाना खाया, खाना अच्छा है तो उसको संतोष मिला। भूख लगी, खाना खाया, खाना अच्छा नहीं है तो संतोष नहीं मिला, तो संबंध अच्छा नहीं हुआ उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में। ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, व्यवहार ही व्यक्तित्व है, यह कथन किसका है? हु सेड दैट बिहेवियर इज पर्सनैलिटी? वुडवर्थ, वॉटसन, मैस्लो या फिर क्लार्क हल? किसका कथन है ये हमें बताना है। तो ये कथन है हमारा वॉटसन का। वॉटसन जो है वो व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट है, बड़े फेमस। उन्हीं का कहना है कि जो हमारा व्यवहार है वही व्यक्तित्व है। जैसा जिस व्यक्ति का व्यवहार होता है वो ही वैसी ही उसकी पर्सनैलिटी होती है। और जो ये व्यवहार होता है ये बाहरी वातावरण पर भी डिपेंड करता है। सिचुएशन में व्यक्ति रहता है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पर। एक अच्छी पर्सनैलिटी में क्या क्या गुण होते हैं ये मैं आपको यहाँ इमेज के थ्रू आपको दिखा रही हूँ। बी हेल्पफुल, बी चीयरफुल, बी थॉटफुल, बी जेनरस, बी कोऑपरेटिव, रेस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, टेक केयर ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, डोंट पुट पीपल डाउन और से रूड थिंग्स। ये सारी चीज़ें एक अच्छी पर्सनैलिटी में पाई जाती हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट है, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए?
विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इन द ओरल एक्सप्रेशन? सर्वमान्य भाषा, मधुरता, प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग, श्रोताओं के अनुकूल भाषा। जब हम खुद को कहीं पर अभिव्यक्त कर रहे होते हैं तो उसमें कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, ये हमें बताना है। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। मतलब कि ज़्यादा इफ़ेक्ट हम सुनने वालों के ऊपर डाल पाएँ। कभी कभी कुछ लोग अपनी बोली को बनावटी बना लेते हैं, किसी दूसरी बोली का यूज़ कर लेते हैं या ज़्यादा बनावट से बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखती हैं, फिर उससे प्रभाव नहीं पड़ता दूसरे पर, उससे और ज़्यादा ही क्वालिटी गिर जाती है बात की। तो ये जो है बनावटी बोली का प्रयोग, ये मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है। बाकी सर्वमान्य भाषा बिल्कुल सही, सभी जिस लैंग्वेज में समझ पाए वो वाली लैंग्वेज होनी चाहिए, मधुरता भी होनी चाहिए और श्रोताओं के अनुकूल भाषा भी होनी चाहिए, तभी जो अभिव्यक्ति है वो अच्छी मानी जाएगी। नेक्स्ट है, किस विधि के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिक से अधिक भागीदारी संभव है? बाय विच मेथड स्टूडेंट्स एट मोस्ट पार्टिसिपेशन इज पॉसिबल इन टीचिंग? तो ऑप्शन है हमारे कक्षा अभिनय विधि, योजना विधि, वार्तालाप विधि या फिर खोज विधि। पूछा है कि किस विधि के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिक से अधिक भागीदारी संभव है, वो कौन सी विधि होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जब हम बच्चों के साथ बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो उसमें सभी बच्चे अपने व्यूज़ रखेंगे, सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। तो ये जो वार्तालाप विधि है, इसमें अधिक से अधिक भागीदारी संभव है सभी बच्चों की। बाकी कक्षा अभिनय, योजना विधि और खोज विधि में ये संभव नहीं है। नेक्स्ट है, कॉलसैनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन करना है। क्या है संकल्पना का पुनर्गठन करना? क्या है ये हमें बताना है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? प्रयास, त्रुटियां, विवेक या फिर चिंतन। अकॉर्डिंग टू कॉलसैनिक, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज, क्या कहा जाता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट? राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? क्या कहा जाता है? वो चिंतन कहा जाता है। मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को जब हम रीऑर्गेनाइज करते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं, दोबारा से चीज़ों पर उनको सिस्टमेटिक वे में लेकर आते हैं, तो ये हम चिंतन करते हैं अपने मन में कि कैसे चीज़ें सही हो सकती हैं। इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से चिंतन मनन करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करने की हम जो प्रोसेस करते हैं उसको संकल्पनाओं का पुनर्गठन कहते हैं। और वो कैसे कैसे किया जाता है? वो चिंतन के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है, छात्रों से उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए डैश महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त प्रविधि मानी गई है। पूछा है कि छात्रों से उनकी रुचि और अभिवृत्ति के बारे में अगर हमें सूचनाएं प्राप्त करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण और उपयुक्त प्रविधि कौन सी है? समाज मिति, पड़ताल सूची, रेटिंग स्केल या फिर प्रश्नावली। टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड डैश इज इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल टेक्निक। क्या है वो इम्पोर्टेंट और यूजफुल टेक्निक? तो क्या हो जाएगी हमारी प्रश्नावली जो विधि है वो हमारी महत्वपूर्ण प्रविधि हो जाएगी। बच्चों से अगर हमें उनकी रुचियों के बारे में पूछना है तो हम एक क्वेश्चनायर बना सकते हैं, तो बच्चे उसका आंसर देंगे तो हम इजीली जान सकते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है। नेक्स्ट है, बोबोडोल स्टडीज प्रयोग किसने किया? हु यूज द बोबोडोल एक्सपेरिमेंट? अल्बर्ट बंडूरा, गेने, स्किनर या फिर पावलव? किसने किया था? ये किया था अल्बर्ट बंडूरा ने। इन्होंने बच्चों के जो आक्रामक व्यवहार था उससे संबंधित उनका ये प्रयोग था। वो एक गुड़िया ली थी इन्होंने, उसको रख दिया था बच्चों के सामने और बच्चों ने फिर उस गुड़िया को मारा, पटका, इस तरीके का व्यवहार किया था। इनका मेन मोटिव क्या था इस स्टडी का? ये दिखाना था कि बच्चों का जो व्यवहार है, आक्रामक व्यवहार जो है वो देखकर ज़्यादा है। मतलब जो ये टीवीज़ में दिखाया जाता है, समाज में जिस तरीके की ये असामाजिक गतिविधियां बच्चे देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मीडिया के थ्रू दिखाई जाती हैं, न्यूज़पेपर में इतना कुछ आता है, उससे बच्चे ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं और फिर इस तरीके का ये व्यवहार करते हैं। ये हमारा अल्बर्ट
बंडूरा जी ने किया था बोबोडॉल स्टडीज का प्रयोग। नेक्स्ट है सफलता ही सफलता का आधार है, थॉर्नडाइक के किस नियम की पुष्टि करता है? सक्सेस इज द बेसिस ऑफ सक्सेस, विच रूल ऑफ थॉर्नडाइक इट कन्फर्म्स? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम। नेक्स्ट है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? अडोलसेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, हुज स्टेटमेंट इज दिस? जॉन डीवी, किलपैट्रिक, थॉमसन या फिर स्टीफन? किसने कहा था ये स्टेटमेंट, ये हमें बताना है। तो ये कहा था किलपैट्रिक ने, ये जॉन डीवी के शिष्य थे। इन्होंने कहा था कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन किशोरावस्था की है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था, ये कहा है हमारे स्टेनले हॉल जी ने। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्टेनले हॉल ने कहा है। सही बात है, किशोरावस्था बहुत ही जीवन का सबसे कठिन काल है, संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, क्योंकि इस टाइम में बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उसकी होती हैं। स्कूल से वो कॉलेज में पहुंच जाते हैं, रिलेशनशिप्स उनके होते हैं, दूसरे बच्चों से प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो ज़्यादा हो जाती है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से। तो इन सब चीज़ों में वो खुद को बड़ा ही संघर्ष की स्थिति में पाता है। इसलिए कहा है स्टेनले हॉल जी ने कि ये जो अवस्था है बड़े ही संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, और इस अवस्था में बच्चे को अध्यापक, माता पिता, बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, किशोरावस्था में है ये बच्चा और कितनी सारी परेशानियां इसके सिर पर आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है नेतृत्व के गुणों का सबसे अधिक विकास किस अवस्था में होता है? एट व्हाट स्टेज लीडरशिप क्वालिटीज ग्रो द मोस्ट? बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था? तो ये हमारा होता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट है अधिगम सोपानकी का प्रतिपादन किसने किया? हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ हायरार्की ऑफ लर्निंग? ये किसने किया था? ब्लूम, गेने, डार्विन या फिर डीवी? तो ये किया था हमारा रॉबर्ट गेने ने। इन्होंने ही अधिगम के प्रकार जो थे वो 8, अभी हम जो पहले डिस्कस कर रहे थे वो भी बताए थे। नेक्स्ट है भाषा सीखने की शुरुआत होती है, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम, सुनने से, बोलने से, पढ़ने से या फिर लिखने से? तो किससे शुरुआत होती है भाषा सीखने की? भाषा सीखने की शुरुआत होती है हमेशा सुनने से। पहले बच्चा बातों को सुनता है, आपने नोट किया होगा जब बच्चा छोटा होता है तो वो बातों को सुनता है, उसके बाद फिर वो बोलने की कोशिश करता है थोड़ा बहुत कुछ, देन रीड करने की कोशिश करता है और फिर बच्चा लिखने की कोशिश करता है। तो ये सिस्टमेटिक वे में है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये थे हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे आज का हमारा विचार। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। सही बात है, अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट चीज़ आपके पास हो, बेस्ट दें आप अपना, तो उसको खुद कीजिए। दूसरों के भरोसे कभी भी अपने काम को मत टालिए। तो बने रहिए एम टू एजुकेट के साथ। धन्यवाद।